अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो लास्ट टाइम लेक्चर लिया था वो था मैनेजमेंट विद द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के साथ हम किस तरह इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह हम उनके लेवल्स को रिड्यूस करते हैं, किस तरह हम उनको मेंटेन करते हैं, किस तरह हम उनके लेवल को इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बिलो रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मैनेजमेंट विद ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या रेजिस्टेंट क्रॉप ही है। लेकिन आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, what is the meaning of resistant plant, and what are the factors that affect the resistant. What is the resistant plant? What is the meaning of resistance? Resistance basically किस चीज को बोलते हैं? Resistance basically is a पावर अगेंस्ट एनिमी। आपका कोई भी दुश्मन है, उसके अगेंस्ट आपकी पावर, उसको रेजिस्ट करने की ताकत कितनी है, बेसिकली इट इज़ द रेजिस्टेंस। अब इन केस ऑफ द IPM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? बिकॉज हियर वी डिस्कस द रेजिस्टेंस इन द क्रॉप, वी डिस्कस द रेजिस्टेंस इन द प्लांट। What is the meaning of resistance in case of plant? तो इसके लिए टर्म हम इस्तेमाल करते हैं resistant plant। Resistant plant. What is the meaning of resistant plant? The plant which having self-defense mechanism against the insect pest, it is known as the resistant plant. The plant which having रेजिस्टेंट प्लांट ऐसा प्लांट जिसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो पेस्ट प्रॉब्लम के अगेंस्ट, यानी कि जो पेस्ट से लड़ सके, दैट इज द रेजिस्टेंट प्लांट। अब रेजिस्टेंट प्लांट में बी नेचुरल एंड रेजिस्टेंट प्लांट में बी आर्टिफिशियल। इट मे बी नेचुरल, ठीक है, मे बी आर्टिफिशियल। May be artificial. In case of the natural, it means the resistance present in nature. The plant which having resistance in nature, it is known as the resistant nature plant. And the plant जिसका हम genetic material change करते हैं, ठीक है, the plant by which ऐसा प्लांट जिसका हम जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। बेसिकली बारिश हो रहा है तो इसलिए पढ़ाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा प्लांट जिसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया जाए, जैसा कि हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप में किया था। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप में बेसिकली हमने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया था। तो ऐसा प्लांट जिसमें नेचर में रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने उसमें रेजिस्टेंट जीन डेवलप करवा दिए। रेजिस्टेंट जीन डेवलप करवा के जो हमने प्रोडक्ट हासिल कर ली, दैट विल बी द रेजिस्टेंट प्लांट और द ट्रांसजेनिक क्रॉप। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें तो दैट इज द ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो ये क्या होगा? बेसिकली इट इज द नेचुरल की एग्जांपल है पायरिथ्रम। Pyrethrum basically it is a plant
which occur in nature and it is a resistant plant. हमने पायरीथ्राइड्स पढ़े थे. पायरीथ्राइड्स बेसिकली वो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स थे. ठीक है, अब वो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स में जो केमिकल हैं वो लाइक पायरीथ्रम प्लांट की तरह के थे, तो इसलिए हमने उनको बोला था पायरीथ्रम. तो ये बेसिकली था मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस कि व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंट प्लांट किसको कहते हैं. नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स, biological and the physical factors that affect that mediating the expression of resistance. Factors that mediating expression of resistance. Factors that mediating the expression of resistance. ऐसे फैक्टर मीडिएट करना, उसको मैनेज करना द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है रेजिस्टेंस के लिए, उनके बगैर रेजिस्टेंस मुमकिन नहीं. तो उनमें बेसिकली अगर कोई प्लांट देखा जाए तो प्लांट की रेजिस्टेंट डिपेंड होती है उसके जेनेटिक मटेरियल पर. प्लांट की रेजिस्टेंस डिपेंड होती है उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर. प्लांट की रेजिस्टेंस डिपेंड होती है उसके फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट पर. ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड द जेनेटिक एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस. बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड समटाइम्स जेनेटिक. ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन तरह के फैक्टर्स होते हैं दैट इंटरफेयर विद द प्लांट एंड enhances or decreasing the expression of resistance. Now we discuss each and every in detail. First of all, we discuss the physiological factors. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिस तरह की हमको पता है कि प्लांट की फिजियोलॉजी के साथ जो फैक्टर्स इंटरफेयर करते हैं, दीज आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो लाइट इज द फिजिकल फैक्टर. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इज द फिजिकल फैक्टर, सॉइल फर्टिलिटी इज द फिजिकल फैक्टर. जितने भी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स. अब ये फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं? एज अ मीडिएटिंग एजेंट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अब ये जो मीडिएटिंग एजेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आती है लाइट. ठीक है, लाइट ऐसी एक फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है. इसको समझने के लिए अगर देखा जाए कि अगर टू मच लाइट हो या टू शॉर्ट लाइट हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो और या बहुत कम लाइट हो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत कम लाइट हो, तो फिर तो वो फिर प्लांट की रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अगर लाइट फॉर अ पीरियड, लॉन्ग पीरियड, टू मच लाइट हो या टू फ्यू लाइट हो, टू मच लाइट या टू फ्यू, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? लॉस. रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है. इसको समझने के लिए एक या दो एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं
अल्फाल्फा की। Alfalfa basically it is a plant which having resistance against some insects, alfalfa like alfalfa aphid. तो अगर टेम्परेचर लो रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिल्कुल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो देन दैट ऑफ द 18 डिग्री सेल्सियस, then the effect is that the alfalfa lost its resistance against the alfalfa aphid. To फ्यू लाइट, बहुत कम लाइट हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अल्फाल्फा लॉस रेजिस्टेंस। कब? जब लाइट लो है। तो इसी तरह अगर टू मच लाइट हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे शोगरम बीटल की। या वीट की एग्जांपल ले लेते हैं, वीट गंदम। अब वीट के लिए अगर टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड 18 डिग्री सेल्सियस से अबव रहे, क्या 80 डिग्री सेल्सियस से अबव रहे टेम्परेचर, अगर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन द वीट लॉस रेजिस्टेंस। वीट लॉस रेजिस्टेंस। अब ये बेसिकली एग्जाम्पल्स के पीछे पूरा मैकेनिज्म है जो कि हमें डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं। अब वो है क्या, वो सुन लें ज़रा, कि कोई भी प्लांट है उसके अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर की प्रोडक्ट्स। वो कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, वो स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का कोई ना कोई नेचर में पाया जाने वाला, कुदरती तौर पर पाया जाने वाला केमिकल हो सकता है जो प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है। अब जब टेम्परेचर, अगर अल्फाल्फा की बात करें, लाइट जब लो हो तो इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है। इसका मतलब ये कि अल्फाल्फा के अंदर पाया जाने वाला वो रेजिस्टेंट केमिकल्स लाइट की अवेलेबिलिटी में बनता है। अगर लाइट कम होगी तो वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा पीछे मैकेनिज्म है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं या फिजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं। फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले हो गया लाइट। ठीक है। अब लाइट के बाद वी विल मूव टू द शेड। ठीक है। ये था बेसिकली टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर और लाइट में थोड़ा डिफरेंस है। अब टेम्परेचर अगर टू मच हाई हो या लो हो तो ये का आगे आ गया लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बेसिकली टेम्परेचर। अब लाइट इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो रोशनी की ऐसी शिद्दत, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बनता है। Light intensity if high, the temperature would be high. If the light intensity will be low, the temperature would be low. अब light intensity same temperature की तरह ही वर्क करती है। Light intensity में अगर light ज़्यादा है एक एरिया पे, एक एरिया है वहाँ पर लाइट ज़्यादा है लेकिन उसके ऊपर क्या है, कैनोपीज। कैनोपीज मीन शेड। उस एरिया जिसमें शेड है, ठीक है, अब शेड की वजह से वहां पर लाइट कम जा रही है, ऊपर से लाइट ज्यादा लेकिन कैनोपीज की वजह से लाइट कम। और ऐसी सिचुएशन जिसमें लाइट कम हो या लाइट ज्यादा हो उसमें भी रेजिस्टेंस लॉस हो जाया करती है। लाइट इंटेंसिटी बेसिकली बिल्कुल टेम्परेचर की तरह, अगर लाइट कम हो तो भी रेजिस्टेंस लॉस, अगर लाइट ज्यादा हो तो भी रेजिस्टेंस लॉस। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे व्हीट, सेम, स्टार फ्लाई। व्हीट, स्टेम, साफ्लाई, ये भी बेसिकली एक व्हीट की
पेस्ट है। अब वीट पेस्ट में बेसिकली होता गया है कि जहां पर लाइट इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी कम होने की वजह से इसके अंदर वीट्स एंड स्टाफलाई, इसके अंदर पाया जाने वाला जो केमिकल है उसकी अमाउंट बिल्कुल कम होती है। इसकी वजह से वो रेजिस्टेंस को लॉस कर जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें पोटैटो को, पोटैटो के लीव्स में जो ऊपर होते हैं पत्ते, उनमें एक केमिकल बनता है, उसका नाम है स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड। स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड, बेसिकली स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोसाइड का मतलब जिसमें स्टीराइडल ग्रुप लगा होता है। बेसिकली these are the chemicals and these are present in the leaves of the potato and these are the basically self defense chemicals, but if the temperature is too high या too low, sorry, shade की वजह से if the temperature would be low, the leaves lost its ability to produce steroidal glycosides. When the leaf lost ability of producing steroidal glycoside, it means there is a deficiency of the chemical, there is a deficiency of the resistant chemical in the plants. If there is deficiency in the resistant plant या resistant chemicals, it means the loss of resistance, ठीक है। अब पोटैटो में, ठीक है, पोटैटो की जो पेस्ट होती है वो होती है पोटैटो कोलोराडो बीटल। पोटैटो की जो पेस्ट है वो क्या है, पोटैटो कोलोराडो बीटल। पोटैटो कोलोराडो बीटल के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंट लॉस हो जाती है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पोटैटो में जो स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड बनता है वैसा केमिकल है जो एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म देता है, लेकिन वो नहीं बनेगा तो उसका जो पेस्ट है पोटैटो का कोलोराडो बीटल, तो ये इसके चांस मिल जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करने का। जब उसकी रेजिस्टेंस लॉस होगी तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये थे हमारे दो फैक्टर। अब तीसरे नंबर पर जो फैक्टर आता है वो बेसिकली है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी अगर ज्यादा हो, टू मच इनऑर्गेनिक आयंस पाए जाए सॉइल में, सॉइल की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो कुछ प्लांट्स के लिए वो भी नुकसानदेह होती है। और अगर सॉइल्स में मिनरल्स डेफिशिएंसी हो जाए, इनऑर्गेनिक आयंस की डेफिशिएंसी हो जाए, सॉइल में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर भी क्या होगा, दैट इज हार्मफुल टू सम प्लांट्स। अब सॉइल जिस तरह एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लेसर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखने के साथ साथ प्लांट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर देती है, तो दैट इज अनदर फिजियोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर दैट मीडिएटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स दैट मीडिएट द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मीडिएट का मतलब होता है सालसी, उर्दू में सालसी का किरदार अदा करना। इस तरह दो मुल्क हैं आपस में, अगर उनके दरमियान कोई जंग है तो तीसरा मुल्क जाकर उसके दरमियान कोई मुआहदा करवा दे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सुलह हो जाए, ठीक है। यानी कि मीडिएटिंग का मतलब ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर अगर प्लांट की रेजिस्टेंस कम हो रही है, अगर ये फैक्टर उधर अवेलेबल हों अच्छे अमाउंट में, तो ये प्लांट की डेफिशिएंसी को दूर करके उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सालसी का किरदार भी इस तरह से अदा कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर मौजूद चीज़ें ठीक हों या वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट मैकेनिज्म चल रहे हों और वहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सालसी का किरदार वहाँ पर भी ये निभाएंगे। अब सॉइल फर्टिलिटी बेसिकली है क्या, आपको पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी ऐसी फर्टिलिटी होती है जहाँ पर प्लांट को एक
बैलेंसिंग अमाउंट में मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड हों। अब अगर सॉइल फर्टिलिटी में देखा जाए तो मिनरल्स अगर हाई हों, ठीक है, तो वो भी कुछ प्लांट्स के लिए रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मिनरल्स हो लो तो फिर भी क्या हो जाता है, कुछ प्लांट्स के लिए रेजिस्टेंस लॉस हो जाती है। तो किसी भी चीज का एतदाल में रहना, ठीक है, म्याना रवि में रहना, वो उसकी चीज को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता है। लेकिन अगर वो बढ़ जाए या कम हो जाए किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में देख ले, तो दैट इज हार्मफुल, वो नुकसानदेह होता है। इसी तरह सॉइल फर्टिलिटी में भी मिनरल्स कम या ज्यादा हो तो वो नुकसानदेह होते हैं। इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्लोन्स ऑफ अल्फाल्फा। अल्फाल्फा जो प्लांट हमने पढ़ा उसके क्लोन्स, क्लोन्स ऑफ अल्फाल्फा, क्लोन्स का मतलब पता है ना कि लार्ज नंबर में अल्फाल्फा ग्रो। अब क्लोन्स ऑफ अल्फाल्फा ऐसी जगह जहां पर कैल्शियम और पोटाशियम की अमाउंट ज्यादा हो, कैल्शियम और पोटाशियम की अमाउंट ज्यादा हो, कैल्शियम और पोटाशियम की अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, और मैग्नीशियम की अमाउंट और नाइट्रोजन की अमाउंट कम हो, ठीक है। ये इनको चेक कर लीजिएगा जरा, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अमाउंट मेरे ख्याल से लो होगी और इनकी अमाउंट हाई होगी, ये चेक कर लें। अब ऐसी सॉइल जिसमें ये कंडीशन हो, कैल्शियम हाई मैग्नीशियम लो, तो वहां पर जाकर क्या होता है, वहां पर प्लांट रेजिस्टेंस लॉस कर जाता है। अल्फाल्फा के क्लोन्स वहां पर रेजिस्टेंस को क्या कर जाते हैं, लॉस। Here will be the loss of resistance occur। अब लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अक्कर जब हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर डिस्ट्रक्शन होती है। अब इसी तरह इसको समझने के लिए आप आगे यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड्स की, कि स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली एक तो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे थे, दूसरा वो मिनरल्स ऑफ सॉइल्स पर भी डिपेंड कर रहे थे कि सॉइल्स के जो मिनरल्स हैं जितनी ज़्यादा अमाउंट में होंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड्स बनेंगे। अब वो स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड्स सॉइल की फर्टिलिटी की वजह से भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे उतने ज़्यादा बनेंगे। तो दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर दैट मीडिएटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस प्लांट। तो ये बेसिकली था हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट्स से रिलेटेड या जो पेस्ट से रिलेटेड, दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। द कैरेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द आइदर प्लांट और द पेस्ट, फैक्टर्स रिलेटेड टू प्लांट एंड पेस्ट, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो प्लांट और रिलेटेड पेस्ट से रिलेटेड हो, दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एंड नाउ we discuss how the biological factors can mediate the expression of the resistance. In order to understand this concept, it is essential to know the meaning of the biotype. बायोटाइप क्या होती है? बायोटाइप बेसिकली बायो में लाइफ, टाइप में
ऐसी लाइफ जो आइडेंटिकल हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप के जिनका जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल हो, दैट इज द बायोटाइप। बायोटाइप क्या है? बेसिकली द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव जेनेटिकली आइडेंटिकल मेकअप, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स genetically identical group of organisms, genetically identical group of organisms that are the biotypes। अब बायोटाइप्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपने जहन में रखने हैं पेस्ट भी और प्लांट भी, ठीक है, बिकॉज हियर वी डिस्कस द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब पेस्ट और प्लांट में आपने प्रायोरिटी देनी है किसको? पेस्ट को, इधर बायोटाइप में। तो बायोटाइप बेसिकली ये मोर देन 70 टाइप्स की डिस्कस की गई हैं, ठीक है। बायोटाइप मीन लाइफ विद इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, विद इन डिफरेंट फॉर्म क्या वो डिस्कस करते हैं। तो बायोटाइप बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जेनेटिकल या जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आइडेंटिकल हो, यानी कि पेस्ट और प्लांट का जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आइडेंटिकल हो, वो उसकी डिस्ट्रक्शन अच्छी तरह से कर सके, सही है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली मोर देन 70 बायोटाइप्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 70 बायोटाइप्स क्या है? डिस्क्राइब की गई हैं, बट हियर वी डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ द बायोटाइप्स, ठीक है। वी डिस्कस द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ द बायोटाइप्स, 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ बायोटाइप्स। कि बायोटाइप के 4 मेजर ग्रुप किस तरह के हैं? एक तो है कि ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप, पहले नंबर पे ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप। ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप, आपको पहले बताया था कि बायोटाइप में आपने प्रेफरेंस देनी है पेस्ट को, ठीक है, पेस्ट को, क्योंकि पेस्ट को अगर आप प्रेफरेंस देंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। तो बायोटाइप में रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप वो होगी, वो पेस्ट होगा जो प्लांट की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। वो ऑर्गेनिजम्स, उन पेस्ट का जो ग्रुप है वो बायोटाइप, वो कहलाती है ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप। बायोटाइप इज द ग्रुप ऑफ पेस्ट। अब ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग का मतलब क्या? तो रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दी, हम इतना भी कह सकते थे कि दिस इज द रेजिस्टेंस ब्रेकिंग, इसने प्लांट की जो रेजिस्टेंस पावर थी उसको खत्म कर दिया। अब ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप का मतलब ये है कि द पेस्ट एंड द प्लांट हैविंग जीन फॉर जीन रिलेशनशिप। पेस्ट एंड प्लांट, पेस्ट एंड प्लांट, प्लांट होता है बेसिकली होस्ट, ठीक है, पेस्ट एंड प्लांट या पेस्ट एंड होस्ट हैविंग ट्रू जीन फॉर जीन रिलेशनशिप। ट्रू जीन फॉर जीन रिलेशनशिप या डेफिनेट जीन रिलेशनशिप, ठीक है। प्लांट और पेस्ट का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है, दैट इज द बायोटाइप, और बिल्कुल आइडेंटिकल है, डेफिनेट आइडेंटिकल है, दैट इज द ट्रू रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बायोटाइप। अब इस नतीजे में क्या होता है कि प्लांट अपनी रेजिस्टेंस को नहीं बरकरार रख पाता, उसकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है और उस प्लांट पर क्या होता है? हमला। तो हेशियन फ्लाई इसकी एग्जांपल है। ऐसी पेस्ट, ऐसी बायोटाइप जो ट्रू रेजिस्टेंस है उसका एग्जांपल है हेशियन फ्लाई। हेशियन फ्लाई, ठीक है, ये एक पेस्ट है, इसकी एग्जांपल। अब दूसरे नंबर पे आता है बेसिकली बिगॉस।
vigorous variants basically these are the another type of the biotype which do not have definite relation, do not have true gene for gene relation with the plant, but they having high productive potentials, they having high reproductive potentials। ठीक है, इनमें ट्रू जीन रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स, रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज इतनी हाई होते हैं कि इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है दैट आर नॉट ब्रेकिंग टू रेजिस्टेंस मेजरली बट दे कॉज अ लॉस। ठीक है, ऑन अ वाइड स्केल। अब इसमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एग्जांपल आती है लीफ एफिड, अल्फाल्फा लीफ एफिड। एफिड बेसिकली ये एक पेस्ट है, एक इंसेक्ट की टाइप है, और जितने भी इंसेक्ट की टाइप्स हैं उन सब में ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रेट होता है एफिड का। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक जनरल नॉलेज का। अब विगोरस के बाद आता है जियोग्राफिक वेरिएंट्स। जियोग्राफिक वेरिएंट्स ऐसे बायोटाइप्स हैं जिनमें ना तो ट्रू जीन फॉर जीन रिलेशन होता है और ना ही इनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स हाई होते हैं, लेकिन ये फिर भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती हैं। वो कैसे? अब इनमें जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है वो होता है बेसिकली इनके मोड ऑफ सर्वाइवल की बिना पर। ये रेक्विजिट्स इनकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनकी रेक्विजिट्स की वजह से ये अपनी प्रॉपर फूड वहाँ से लेकर प्लांट फील्ड में डिस्ट्रक्शन काज करती हैं। ठीक है, इनमें जियोग्राफिक वेरिएंट्स में, वेरिएंट्स का मतलब ऐसी बायोटाइप्स होती हैं जो इन बिटवीन होती हैं ट्रू रेजिस्टेंस और विगोरस वेरिएंट्स के इन बिटवीन होती हैं। ठीक है, यानी कि वीट स्टेम फ्लाई जो कि हेशियन फ्लाई था और ये लीफ एफिड है, इनके जो सेंट्रल स्टेज आती है वो होती है बेसिकली जियोग्राफिकल वेरिएंट्स। इनकी पोजीशन क्या है? इट इज द सेंट्रल पोजीशन बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। समझ आया कि ये डिस्ट्रक्शन काज करती हैं, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हैं, लेकिन ये ट्रू रेजिस्टेंस से कम और विगोरस वेरिएंट्स से ज़्यादा रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हेल्प आउट करती हैं। अब चौथे नंबर पर जो इसकी एग्जांपल है बायोटाइप है 4 मेजर ग्रुप से, जो चौथा ग्रुप है बेसिकली वो है डेफिनेट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ऐसा पेस्ट जो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा हो लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके हम उसके खिलाफ कोई ना कोई लाहे अमल, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई टैक्टिक या कोई ना कोई ऐसा मामला करें कि वो वहाँ से डिसमिस हो जाए। अब डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बेसिकली दीज आर द वेरिएंट्स that are difficult to identify and these are not developed within the crop and these are the developed other sources than the crop। अब ये क्रॉप में रहकर वहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करते, बल्कि इनकी समझ ही कोई नहीं आती, ये आइडेंटिफाई नहीं होते कि किधर से आई हैं और रेजिस्टेंस काज करना शुरू, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना शुरू कर दिया। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इसको अगर हम लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि these are the pests that are the resistant breaking pests, but the difficulty of its very
very difficult because we not know about this pest, ठीक है। अब difficult to identify में हमने ये पढ़ लिया। अब ये 4 ग्रुप्स थे बेसिकली, ट्रू रेजिस्टेंस, विगोरस, जियोग्राफिक एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये 4 बायोटाइप्स, ये बेसिकली दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर हुआ है। अब इसके बाद दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर है इज द प्लांट एज। प्लांट एज, प्लांट एज का क्या मतलब? प्लांट एज बेसिकली इट इज आल्सो अ फैक्टर बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्लांट, इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। अब प्लांट एज कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कि प्लांट की एज जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती चली जाएगी, और प्लांट की एज जितनी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ नहीं आई? ये है प्लांट, अगर उसकी एज है बहुत ज़्यादा, एज है उसकी मोर देन 20% ईयर्स, ठीक है, ठीक, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा, हाई रेजिस्टेंस। वही प्लांट अगर उसकी एज है लोअर देन 20, ठीक है, लोअर, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लो। ये समझने के लिए आपको एक एज का हवाला दिया है। बेसिकली इनको सिंपल वर्ड्स में कहना है एज द एज प्रोग्रेसेस, ठीक है, जिस तरह एज बढ़ती जाएगी द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, एंड एज द प्लांट्स एज रिड्यूस्ड, प्लांट की एज कम होगी, द रेजिस्टेंस विल बी हाई। बेसिकली इट इज द plant age and it is related to the plant, so it is known as the biological factor, and it is a biological factor that maintain the resistance, so it is known as the biological factor that mediating the expression of resistance। तो ये बेसिकली हमारा था मैनेजमेंट विद द ट्रांसजेनिक या रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको आपने तैयार किस तरह से करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट प्लांट, एंड राइट अ नोट ऑन द बायोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल करेक्टर या फिजिकल फैक्टर्स दैट मीडिएटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।